हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने क्लास यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को हिंदी क्लास एसएससी जीडी 2025 यानी 2025 का वैकेंसी के लिए ये प्रैक्टिस बैच आप सभी के लिए शुरू कर दिया गया है। इस बैच का नाम है परमवीर बैच, जो कि इस क्लास में प्रॉपर हिंदी का क्वेश्चन कराया जाएगा और वो भी हिंदी सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इससे आप सभी को पता चलेगा कि हम किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं और किस लेवल तक अभी हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, और प्रश्न जो होता है उसका लेवल किस प्रकार से एग्जामिनर पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन प्रॉपर आप लोग सही करोगे और कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना सही किए हो। ठीक है, और हर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करते चलना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्लास को लाइक एंड शेयर करना ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। यह क्लास पहला क्लास है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है भाई? कह रहा है कि जो फिर खाली स्थान व्यक्ति होता है, भाई कैसा व्यक्ति होता है ये तो हमें पता करना है कि जो व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से पूर्ण करें। अब आप ही लोग बताओ कि वह कौन सा व्यक्ति है जो कभी खाली नहीं बैठता है भाई? तो यहाँ पे आप लोग को भरना होगा, जो सुंदर व्यक्ति होता है वह खाली नहीं बैठता है, जो आलसी व्यक्ति होता है वह कभी नहीं बैठता है, जो भावहीन व्यक्ति होता है वह कभी नहीं खाली बैठता है, या फिर जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या भरोगे? बोलोगे सर जी बिल्कुल हमें समझ में आ गया प्रश्न। क्या समझ में आया भाई? कि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है ना वह कभी खाली नहीं बैठता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, समझ रहे हो? और यह प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे जीडी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग को समझना पहले है, ठीक है, उसके बाद राइट आंसर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे समझ गए हो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? तो डी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है भाई, तो समझो। 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। रेखांकित अंडरलाइन कहाँ पे किया गया है भाई? तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। अब इसके जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गत रविवार को कौन सा दिन था? अब यहाँ पे बताना है कि जो दिन के नीचे अंडरलाइन किया गया है ना उसके जगह क्या होगा भाई? कौन सा बार था, कौन सा माह था, कौन सा वर्ष था, या फिर कौन सा तिथि था? तो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि गत रविवार को कौन सा, यहाँ पे क्या होगा भाई? तो यहाँ पे आप लोग जैसे आप हो और आपका मित्र है, ठीक है, अगर आप लोग अपने मित्र से पूछते हो कि भाई सोहन बताओ कि जो पिछले रविवार था, गत रविवार था, तो उस वह कौन सा क्या था भाई? तो बार था, माह था, वर्ष था, ये तारीख था। तो बोलोगे यहाँ पे अपने दोस्त से कि गत रविवार को कौन सा तारीख था? क्या तारीख था, ना कि वार था, ना कि माह था, ना कि वर्ष था। अगर आप लोग अपने गत रविवार के बारे में पूछ रहे हो दोस्त से, तो वो क्या चीज़ पूछोगे भाई कि तारीख क्या था? समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या होगा कि तारीख, यानी गत रविवार को कौन सा तारीख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई? 3 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुद्र के पास जाते ही, समुद्र के पास जाते ही खाली स्थान, थकान गायब हो जाती है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति करें। अब यहाँ पे बताना होगा आप सभी को कि समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है, या सॉरी यहाँ पे आधी है, ऑप्शन ए में देखना, आधी थकान गायब हो जाती है, आधी थकान गायब हो जाती है, फिर यहाँ पे आधी थकान गायब हो जाती है, या फिर आंधी थकान गायब हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज आप सभी को कर दिया है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्रश्न कि समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है,
लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होगा आप लोग ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कि आखिर आधी में जो होता है धा में वह हर्षई उठाया जाएगा यानी ऐसे वाले होगा या फिर दीर्घई या ऐसे वाले होगा। इसी में आप लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे ना। तो यहाँ पे आप लोग समझना कि आधी में जो होता है वह क्या होता है भाई, तो दीर्घई होता है यानी ऐसे होगा। आधी थकान क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ पे क्या भरोगे, तो समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो गया यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत करोगे, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्लिक करोगे। समझ रहे हो। तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी इस तो बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप है आप सभी को, और क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। समझ रहे हो ना, ताकि क्या होगा कि आप लोग को अगले क्लास और प्रतिदिन क्लास आप सभी का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझना, और यहाँ पे पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द ज्ञात करें। अब आप लोग को यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है भाई कि यहाँ पे किसका भाई, तो पद्धति का, कि पद्धति, पद्धति या फिर पद्धति। अब आप लोग बताओ कि पद्धति का जो सही शुद्ध है वह कौन सा ऑप्शन में है, ये आप लोग को बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, पद्धति को लिखते हैं। तो देखो पद्धति क्या होता है भाई, तो पा होता है, पा होता है, द होता है, और दा में क्या होता है भाई, तो धा होता है, फिर ता होता है, और हर्षई फिर क्या करना है, उड़ा देना है। पद्धति प द में आधा धा देना है और ता देना है और हर्षई उड़ा देना है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत और ऑप्शन डी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, पद्धति इस तो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, तो यहाँ पे सत्य होगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है कि ये खाली स्थान मीठे नहीं हैं, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। यानी बताना है कि ये बीर मीठे नहीं है, या बेर मीठे नहीं है, या बाहर मीठे नहीं है, या बैर मीठे नहीं है। अब आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे खाली स्थान के जगह क्या भरोगे। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि क्या मीठे नहीं होता है भाई, तो बेर। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये बेर मीठे नहीं है, यानी यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी कि ये बेर मीठे नहीं है, ना कि बीर। बीर गलत होगा क्योंकि बीर कोई अर्थ नहीं है, बार कोई अर्थ नहीं है, और बैर तो होगा ही नहीं। यानी क्या होगा भाई, तो ये बेर मीठे नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात करें। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या है भाई, तो यहाँ पे मुहावरा है नाम फैलाना, नाम फैलाना। अब नाम फैलाना का मुहावरे का अर्थ बताओगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, या फिर चौकन्या होना, या मशहूर होना। अब आप लोग बताओ कि नाम फैलाना का अर्थ क्या होता है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे भली भांति समझ रहे होंगे कि नाम फैलाना का अर्थ होता है मशहूर होना, जैसे वायरल कहा जाता है। जैसे कि कोई वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम पे डाले हो, ठीक है, और आप लोग का आपका वीडियो वायरल हो गया, यानी आपका नाम फैल गया, यानी आप मशहूर हो गए हो। ठीक है, वही है नाम फैलाना यानी मशहूर होना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी भली भांति समझ रहे होंगे। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर करते चलना है। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। चलो 7 नंबर का प्रश्न समझना।
कह रहा है संतोषी व्यक्ति सदा खाली स्थान रहते हैं, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति करें। अब यहाँ पे बताना है कि संतोषी व्यक्ति सदा क्या रहते हैं भाई, सुखी रहते हैं, असफल रहते हैं, दुखी रहते हैं या फिर व्यस्त रहते हैं। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा कि संतोषी व्यक्ति सदा क्या होते हैं भाई, तो सदा सुखी होते हैं। क्या होते हैं, सुखी, ना कि असफल होते हैं, ना कि दुखी होते हैं, ना कि व्यस्त होते हैं। यानी जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं, तो सदा सुखी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए भरोगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है, यानी सही वर्तनी बताना है। किसका भाई, तो कनिष्ठ 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 कनिष्ठ। अब आप लोग को बताना है कि कनिष्ठ जो होगा वह कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, लिख के आप सभी को बताते हैं। देखो कनिष्ठ जो होता है, सबसे पहले आप लोग को का देना है, फिर ना देना है, और ना को उड़ाना है तो कैसे, तो हर्षई से, क और हर्षई से उड़ा देना है, नी हो गया, और फिर आधा सा देना है, और फिर ठा देना है। कनिष्ठ कनिष्ठ ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, का होगा, ना होगा, ना में हर्षई उड़ाओगे, और यहाँ पे क्या दोगे, आधा सा दोगे और ठा दोगे, कनिष्ठ होगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, और ऑप्शन यहाँ पे सी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न देखो, 9 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। दोषी जो व्यक्ति होता है वह स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि जो दोषी व्यक्ति होता है स्वयं से डरता है, इसका आप लोग को लोकोक्ति बताना है। क्या होगा भाई, ऑप्शन एक में देखो, चलती का नाम गाड़ी, या फिर काला अक्षर भैंस बराबर, या घर का भेदी लंका ढाए, या चोर के दाढ़ी में तिनका। अब यहाँ पे देखो आप लोग को समझना होगा कुछ इस तरह से। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। अब आप लोग बताना कि दोषी व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वह चोरी किया, अब चोरी करने के बाद वह स्वयं से डर रहा है। ठीक है, वही कर रहा है कि दोषी व्यक्ति स्वयं से डरना, तो चलती का नाम गाड़ी, ये तो होगा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर तो होगा नहीं, और घर का भेदी लंका ढाए, ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा भाई कि चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब ही होता है कि दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। जैसे कि समझो कि मान लो कि जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ ये समझो कि जैसे कि कोई यहाँ पे चोर है, अब उसके दाढ़ी में तिनका, यानी उसके दाढ़ी में ही उसका राज छुपा हुआ है, ताकि यहाँ पे उसका राज खुल सके। समझ रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया है, उसने अपना कोई साक्ष्य ऐसा छोड़ा है, उसी जगह छोड़ दिया है ताकि वह क्या हो जाए, पकड़ा जाए। वही कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है कि हम कौन सा यहाँ पे सबूत छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझना कि दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी तिनका क्या, सबूत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना भाई। 10 नंबर का प्रश्न क्या है, देखो 10 नंबर का प्रश्न है, करा हमने सदा तुम्हें अपना समझा, यहाँ पे खाली स्थान नहीं, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें समझना होगा
कि यहाँ पे जो रेखांकित है ना, कहाँ रेखांकित है, अपना। अब यहाँ पे अपना का क्या करना है भाई, तो यहाँ पे विलोम शब्द चयन करना है, यानी उल्टा शब्द बताना होगा। ठीक है, तो हमने सदा तुम्हें अपना समझा, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना का बताना है क्या भाई, तो विलोम बताना है। अब अपना का विलोम क्या होता है, तुम्हारा होता है, बुरा होता है, पराया होता है, या धनवान होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह होगा, क्या होगा भाई, तो अपना का विलोम जो होता है पराया होता है, ना कि तुम्हारा, ना कि बुरा, ना कि धनवान। तो यहाँ पे क्या भरना है कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा, और यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या होगा, पराया नहीं। यानी वह, यह एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है कि यह जो अंडरलाइन अपना है ना, अपना का विलोम जो होगा यहाँ पे भरो। ठीक है, तो अपना का विलोम क्या होगा, पराया, और यहाँ पे पराया होगा कि हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न समझना आप लोग। कर रहा है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे बताना है, देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, सुमन है, पुष्प है, तनुजा है, और कुसुम है। अब आप लोग बताना कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ऑप्शन जो है वह फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें सुमन का, तो क्या है भाई, तो फूल का पर्यायवाची सुमन है। पुष्प की बात करें तो पुष्प भी क्या है भाई, तो फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, कुसुम की बात करें तो कुसुम भी क्या है भाई, तो फूल का पर्यायवाची है। लेकिन जब हम बात करते हैं तनुजा का, तो यह फूल का पर्यायवाची तनुजा नहीं होगा। यानी यहाँ पे निकल के आपका राइट आंसर जो आया ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न समझना, पूछा क्या जा रहा है आप सभी से, कह रहा है इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे जो अंडरलाइन संक्षिप्त है ना, इसका उचित विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा शब्द बचाना है, और इस खाली स्थान की जगह आप लोग को फिलअप करना होगा। ठीक है, अब आप लोग समझना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है कि इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब संक्षिप्त का आप लोग को क्या बताना है, तो उल्टा। अब देखो संक्षिप्त का उल्टा जो बात करें, तो संक्षिप्त का उल्टा जो होता है ना, वह क्या होता है, विस्तृत होता है। जैसे संक्षिप्त को इंग्लिश में शॉर्ट कहते हो, शॉर्ट, शॉर्ट में लिखना। ठीक है, और जैसे यूट्यूब पे देखते हो कुछ शॉर्ट वीडियो आता है, शॉर्ट वीडियो यानी संक्षिप्त में छोटा वीडियो होता है। और फिर एक क्या होता है, डिटेल, डिटेल में जिसे लॉन्ग कहते हो, यानी लॉन्ग वीडियो। तो वही होता है कि शॉर्ट का उल्टा यहाँ पे लॉन्ग होगा, यानी संक्षिप्त। संक्षिप्त का विलोम की बात करें तो क्या होगा, विस्तृत, यानी विस्तृत, यहाँ पे विस्तार करना, फैलाना, उसी को कहा जाता है विस्तृत। तो सरल गलत होगा, अपने शब्दों में गलत होगा, भावपूर्ण गलत होगा, क्या होगा भाई, तो विस्तृत होगा। क्या, तो संक्षिप्त का उल्टा। अब यहाँ पे क्या फिलअप करोगे, तो इस संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ पे क्या फिलअप करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी धरोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लिक करोगे, विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किनारा शब्द का पर्यायवाची बताएं। अब आप लोग को बताना है किनारा शब्द का पर्यायवाची जो होगा वह क्या होगा, कुल होगा, मयंक होगा, या फिर कुल होगा, या दर्प होगा। अब आप लोग को बताना है कि
किनारा शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि किनारा शब्द का पर्यायवाची जो होता है वह कुल होता है। मान लो कि कुल आप सभी को पता हो, लेकिन कुल में जो यहाँ पे हर्षऊ होता है कि दीर्घऊ होता है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। तो समझना, अगर हम बात करें कि किनारा का जो पर्यायवाची होता है ना, वह क्या होता है भाई, तो कुल में कैसा होता है, तो का होता है और दीर्घऊ होता है और ला होता है, यानी कुल इस तरह से होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लगाओगे गलत कर दोगे, ठीक है। तो किनारा शब्द का पर्यायवाची जो होता है कुल होता है, लेकिन का में जो होता है हर्षऊ नहीं बल्कि दीर्घऊ होता है, यानी दीर्घऊ कु और ला कुल, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 14 नंबर का प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पे रेखांकित शब्द कहाँ है, तो यहाँ पे समूचे के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। अब समूचे के नीचे अंडरलाइन किया गया है, अब आप लोग समझना इसका हमें क्या करना है, तो उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखो समझो यहाँ पे क्या है भाई, तो समूचे भारत में खुशी का लहर दौड़ गई। अब आप लोग बताना है कि समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, तो यहाँ पे समूचे जो लिखा है या क्या सही शब्द यहाँ पे सूटेबल हो रहा है, नहीं ना। समूचे मतलब क्या कोई अर्थ इसका समूचे का है, नहीं ना। अब वही कह रहा है कि इसके जगह जो होगा वह कौन सा शब्द होगा, ये आप लोग को चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समूचे का जगह क्या होगा भाई, कम भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, कम भारत में तो होगा नहीं। घने भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, ये तो होगा नहीं। सारे भारत में खुशी का लहर दौड़ गई, ये होगा नहीं। तो क्या होगा, ये होगा कि संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी निकल के आएगा, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा कि संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न। अब 15 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछा क्या जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। अब आप लोग को बताना है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शुद्ध शब्द क्या बताओगे, जीन, हौदा, काठी या वख्तर। तो यहाँ पे क्या होता है इसका राइट आंसर कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हौदा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो हौदा होगा, यानी उसे हौदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, तो समझो 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखो एक क्या दे रखा है, तो यहाँ पे वाक्य दे रखा है। वाक्य क्या है भाई, तो पति पत्नी आई है। अब आप लोग बताओ कि पति पत्नी आई है, तो किस भाग में किस वाक्य में त्रुटि है, ये आप लोग को पता करना है। तो पति पत्नी आई है या कोई त्रुटि नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या भरोगे भाई, तो पति पत्नी आई है, तो यहाँ पे कहाँ त्रुटि दिख रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे कि पति पत्नी आई है, यानी आई में त्रुटि दिख रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, पति पत्नी आई है। आई कोई अर्थ यहाँ पे आई का कोई अर्थ होता है, नहीं ना। यानी क्या होगा, तो पति पत्नी पहुंच चुकी है या जा चुकी है या आ चुकी है। आई कति नहीं हो, देखो क्या हो सकता है कि आ सकी है या पहुंच चुकी है या जा चुकी है। आई मतलब क्या होता है भाई, तो कोई अर्थ नहीं होगा। क्या होगा, पति पत्नी आ चुकी है,
ठीक है, या फिर आ गई है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का क्या कर रहा है। 17 नंबर का प्रश्न है, करा उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। अब बताना है उचित और अनुचित ज्ञान रखने वाले शब्द वाले वाक्यांश के लिए हमें बताना एक शब्द, किसका क्या होगा भाई। तो समझना, जो व्यक्ति उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, चतुर कहते हैं या दूरदर्शी कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि जो व्यक्ति उचित अनुचित का ज्ञान रखता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानी नहीं, चतुर नहीं, दूरदर्शी नहीं, क्या कहते हैं, तो उसे हम विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम विवेकी कहते हैं। विवेकी उसे व्यक्ति को कहते हैं जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ना कि आप लोग ज्ञानी, ज्ञानी लगाओगे गलत कर दोगे, चतुरी लगाओगे गलत, चतुर लगाओगे गलत होगा, और दूरदर्शी भी लगाओगे तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा विवेकी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। त्रुटि वाले भाग का बताना है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है मुझे भारी दुख हुआ। अब यह जो यहाँ पे दे रखा है वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य जो है वह एरर है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, मुझे भारी दुख हुआ। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वाक्य में त्रुटि है। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे तो देखो सही है, दुख की यहाँ पे भी सही दे रखा है, हुआ भी सही दे रखा है। अब बात रहा भारी, अब बताना भारी कोई अर्थ यहाँ पे दे रहा है नहीं ना। यहाँ पे भारी की जगह क्या होना चाहिए, तो इस भारी के जगह होना चाहिए बहुत। क्या होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे बहुत होना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, भारी दुख का अर्थ कोई कुछ नहीं होता है, यानी यहाँ पे बी जो होगा वह गलत होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, या फिर मुझे दुख हुआ, भारी यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो 19 नंबर का प्रश्न समझना। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। त्रुटि वाले भाग का चयन करना है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है मैंने कपड़े पहनने हैं। समझना यहाँ पे कहाँ गलत है, मैंने कपड़े पहनने हैं। अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे गलत कहाँ पे दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने दे रखा है तो सबसे पहले मैंने होगा, मैंने का कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, मुझे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने के जगह क्या होगा भाई, तो मैंने के जगह मुझे होगा। क्या करना है, मुझे कपड़े पहनने हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए गलत है और वही आपका राइट आंसर भी होगा। मैंने के जगह मुझे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी। तो चले नेक्स्ट पे। चलो अगला प्रश्न समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या है भाई। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करना है, यानी इस अंडरलाइन के जगह क्या करना है भाई, तो यहाँ पे उचित विकल्प, यानी इसके जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न देखो, करा उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। अब बताना है आपत्ति प्रकट की है, इसके जगह जो होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, आपत्ति होगा, परेशानी होगा, या फिर खेद होगा, या अच्छाई होगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आपत्ति प्रकट की है तो इसके जगह क्या होगा। तो देखो हमारी बातों को समझो, उन्होंने इस बात पर आपत्ति, आपत्ति प्रकट, आपत्ति भी होगा और प्रकट भी होगा, ये गलत है। या आपत्ति का मतलब ही होता है कि आपत्ति कहना, यानी आपत्ति प्रकट करना। फिर यहाँ पे प्रकट दे रखा है जो यह फालतू दे रखा है, यानी आपत्ति प्रकट के जगह क्या होगा, वनली वन आपत्ति होगा। उसने इस बात पर आपत्ति की है,
यानी आपत्ति की है, ना कि आपत्ति प्रकट की है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे एग्जामिनर द्वारा फंसाया जाता है, तो आप लोग को फंसना नहीं है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है भाई। तो यहाँ पे देखो 21 नंबर से यहाँ पे आप सभी को पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। और पैसेज को कैसे फिलअप करना है, तो पढ़ना है पहले और फिलअप कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे 4 या 5 लाइन का पैसेज दिया जाएगा, इसको पहले आप लोग पढ़ लो। देखो क्या कहा जा रहा है समझना, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में पढ़ लेना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्मदिन खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो एक खालिस्तान परिवार के थे, और माता का नाम यहाँ पे रूपरानी था। पिता पेशे से खालिस्तान थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थे। नेहरू जी को खालिस्तान से बड़ा स्नेह और लगाव था, और वे बच्चों को देश का भावी निर्माण मानते थे। यानी यह पैसेज आप सभी को समझ में आया होगा पढ़ने के बाद कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में यह सारी बात दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कह रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, कौन रहे भारत के पहले प्रधानमंत्री। सभी विद्यार्थी को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद होंगे नहीं, लाल बहादुर होंगे नहीं, इंदिरा गांधी होंगे नहीं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी यहाँ पे होगा 21 नंबर का प्रश्न में, वहाँ पे क्या भरोगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो 22 नंबर का क्या कर रहा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल करा। उनका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अब बताना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस, किसान दिवस, बाल दिवस या वृद्ध दिवस। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग, राइट आंसर लगाओगे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या भरोगे, तो यहाँ पे भरोगे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 23 नंबर का प्रश्न क्या है। आगे कह रहा है कि उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, ठीक है, जो एक खालिस्तान परिवार के थे। वह एक कैसे परिवार के थे भाई, तो निर्धन, किसान, धन्यान्य या फिर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू थे उनके पिता, वह एक कैसे परिवार से थे भाई, तो वह एक धनवान व्यक्ति यानी धनवान्य परिवार से थे, धन्य परिवार से यानी संपूर्ण परिवार से थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, धनवान्य परिवार से, सॉरी यहाँ पे कहाँ होगा भाई, तो यहाँ पे होगा धन्यवान परिवार से थे। मोतीलाल नेहरू उनका पिता का नाम था, जो एक धन्यवान परिवार से थे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो 24 नंबर का क्या होगा भाई। तो देखो 24 नंबर का क्या कह रहा है, धनवान परिवार के थे और माता का नाम यहाँ पे स्वरूप रानी था। पिता पेशे से खालिस्तान थे। अब उनके पिता जो थे वह पेशे से क्या थे भाई, शिक्षक थे, किसान थे, वकील थे या लेखक थे। अब आप लोग को बताना होगा, तो उनके पिताजी जो थे, यानी यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी जो थे, वह पेशे से क्या थे, तो यहाँ पे पेशे से वकील थे। ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, वह पेशे से एक वकील थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे वह पेशे से वकील थे। जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह इकलौते पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। नेहरू जी को खालिस्तान से बहुत बड़ा स्नेह और लगाव था। किससे स्नेह था भाई, तो नेहरू जी को वृद्धों से स्नेह था, शिक्षकों से स्नेह था, कवियों से या फिर बच्चों से। तो राइट आंसर क्या लगाओगे कि यहाँ पे नेहरू जी को किससे था बहुत ज़्यादा स्नेह, तो बच्चों से। यहाँ पे क्या करोगे 25 नंबर पे बच्चों भरोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये रहा आपको
25 प्रश्न अब आप लोग पर निर्भर है। आप लोग कमेंट करना कि कितना आप लोग यहाँ पे कमेंट करना कि 25 में आप लोग कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। सभी विद्यार्थी से हमें यही आशा रहेगा कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना सही कितना गलत किए हो, और कमेंट में बताना कि क्लास कैसा लगा। सभी प्रिय स्टूडेंट, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे सभी बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।